हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे थे कि किस प्रकार से क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, फसलों को उगाया जाता है और किस प्रकार से आप उनके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो काफी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट स्टेप इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि हम किसके बारे में बात करेंगे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से जो स्टेप है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने क्या पढ़ लिया है? इंट्रोडक्शन आपने कवर कर लिया है, सोर्सेस ऑफ फूड जिसमें प्लांट और एनिमल सोर्स हमने बात की है। क्रॉप प्लांट क्या होते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली है। हाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, कि अलग अलग फसलों को कैसे उगाया जाता है। और फिफ्थ जो आपका पॉइंट है जिसमें कहा गया है अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं आप लोग उन्हें एक बार पढ़ सकते हैं और उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका। सोर्सेस ऑफ फूड हमने देखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमने कहा क्रॉप क्या है या फसल क्या है, इसके बारे में एक डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी है। ठीक है, ये जो हमारे पास एक इमेज आती है जहाँ पर आपने बात की है हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। तो हाइड्रोपोनिक्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने कहा जो फसल के प्रकार हमने देखे थे वो सीजन के अकॉर्डिंग देखे थे कि कितने सीजन हैं और सीजन में कौन कौन से सीजन में हम किस प्रकार के फसल को उगाते हैं। तो उसके आधार पर हमारे पास मेनली मुख्य रूप से दो आते हैं जिसमें आप रबी और खरीफ की बात करते हैं। इसी के साथ हमारे पास ज़ैद क्रॉप भी आते हैं और ज़ैद क्रॉप के टाइमिंग भी आपने यहाँ पर देखी है। तो फसलों के प्रकार के बाद आपने एक एक करके इनको पढ़ा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस, अलग अलग फसलों को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर स्टेप्स आए हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने अलग अलग स्टेप पढ़े थे जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जिसमें हमने मिट्टी को तैयार किया है। दूसरा स्टेप आता है सोइंग, यानी कि बीजों की बुआई होती है। तीसरा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और उर्वरक जो है उन्हें ऐड करना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इरिगेशन या सिंचाई आती है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, यानी कि खरपतवार से बचाव। नेक्स्ट आता है फसल काटने की जो विधि होती है या जो फसल की कटाई होती है। और लास्ट आता है जो आपके पास अनाज आया है उसका भंडारण आपने किया है। ठीक है, एक बार देख लेंगे कि अभी तक हमने सॉइल की प्रिपरेशन पढ़ ली है, हमने बुआई भी पढ़ ली है, आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में भी बात कर ली है, इरिगेशन के बारे में हमने बात कर ली है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स ये भी हमने देख लिया। आपके पास हार्वेस्टिंग और स्टोरेज जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आती है। ठीक है, हमें देखना है कि स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले आपने कहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले आप खेतों की क्या करते हैं, यहाँ पर सफाई करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, खेतों में हल यहाँ पर जोतते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले प्रिपेयर किया है सॉइल को। इसके जो एम होते हैं या जो इसका हमने कहा कि जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम तरीके के बारे में बात करते हैं कि आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, खेतों में हल लगाया जाता है। ठीक है, तो जिससे कि आपने एक शॉर्ट वीडियो में देखा है। एम की अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमने कहा कि यहाँ पर जो मिट्टी होती है, अगर हम यहाँ पे खेत में हल नहीं लगाते हैं तो जो वहाँ पे खेत होता है बहुत टाइट होगा। ठीक है, वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी होती है, यहाँ पे बहुत टाइट होती है। कि ऐसी सॉइल में बीज बोना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमने कहा कि देखिए एक लाइन आपने पढ़ी थी, चाहे आप यहाँ पर बुआई कर रहे हैं या किसी प्लांट को आप उगा रहे हैं, तो चाहे आप खेतों में उगा रहे हैं, चाहे आप अपने गार्डन में उगा रहे हैं या अपने गमले में उगा रहे हैं, बेसिक सी जो चीजें हैं वो सेम होती है सब में। जैसे कि मिट्टी को तैयार करना सब में कॉमन होगा। आपने क्या किया है, मिट्टी अगर टाइट है तो आप उसमें बीज नहीं डाल देते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कुदाल से मिट्टी को क्या करते हैं, यहाँ पे वहां से थोड़ा सा मिट्टी को ढीला करते हैं या लूज करते हैं सॉइल को। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस सॉइल में जो बीज है उसे बोते हैं। ठीक है, तो पहला हमने कहा कि जो पहला प्रोसीजर है वो सब जगह सेम होगा यहाँ पर। अब एम क्या है, सबसे पहले हमने कहा अगर मिट्टी लूज हो जाती तो क्या होगा, आपने कहा कि जो एयर है वो इजीली यहाँ पे क्या हो सकती है, पास हो सकती है। अब जैसे कि
अगर आपने सॉइल के बारे में बात की है, मिट्टी के बारे में बात की है, और मिट्टी का कंपोजिशन हमारे पास अगर आता है, सॉइल सॉइल का जो कंपोजिशन है अगर वो हमारे पास आता है तो उसमें क्या क्या होता है, हमने कहा उसमें होता है ह्यूमस, उसमें होता है H2O, उसमें होता है एयर कह सकते हैं, या हम एयर लेते हैं, उसमें होती है एयर, ठीक है। प्लस उसमें होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपने कहा अलग अलग प्रकार के जो भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं, आपने कहा जो पत्तियां हो सकती हैं, छोटे छोटे जो यहाँ पे लकड़ियां हो सकती हैं, ये सभी प्रेजेंट होती है किसमें, सॉइल में, मिट्टी में। ह्यूमस होती है, पानी भी होता है, एयर यानी कि हवा भी होती है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो आपने कहा ये पानी और जो हवा है, दो चीजों को हम मेनली लेंगे, पानी और जो हवा यहाँ पर आती है, उसमें क्या होता है देखिए, हमने कहा आपने अगर किसी मिट्टी में पानी डाला है तो पानी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि सॉइल कैसी है, बहुत टाइट है वहां पर, ठीक है। हमने कहा आपने क्या किया, इस प्रकार से अगर खेतों में हल लगाया जाता है, या फिर आपने कहा कि जो गमला है, गमले में आपने कुदाल से जो मिट्टी को लूज वहां पर किया है, अगर उसके बाद आप पानी डालते हो तो जो पानी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दूसरा हमने कहा कि पानी जो है वो अच्छे से अवशोषित हो पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, की यहाँ पे एयर क्या हो रही है, यहाँ पे एयर का भी आसानी से जो गैस है, गैस विनिमय हम कहते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कहेंगे, गैस विनिमय कहेंगे, क्योंकि प्लांट्स को यहाँ पे क्या है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमने कहा कि जो मिट्टी है, मिट्टी लूज रहेगी, सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो लूज रहेंगे वहां पर, तो जो एयर है वो आसानी से यहाँ पे क्या हो सकती है, गैस विनिमय, गैस एक्सचेंज वहां पर हो सकता है। जैसे कि आपने सॉइल के टाइप पढ़े थे, तो आपने कहा सैंडी सॉइल आती है आपके पास, ठीक है, सैंड आपके पास आता है, या आपके पास क्ले आता है। तो दो टाइप की सैंड है, ठीक है। एक में आप देखते हैं कि सॉइल के पार्टिकल्स क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं, एक में सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो बहुत बड़े हैं इस प्रकार से, ठीक है, और बहुत दूर दूर है। दूसरी टाइप की जो सॉइल आती है उसमें क्या, इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास है, बहुत छोटे हैं और बहुत पास पास है। अब आपने कहा कि अगर इसे तो लूज नहीं भी करे तो फिर भी इसमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा लो होती है। आपने कहा आपने पानी डाला, पानी सीधे नीचे आ गया है, ठीक है, पानी रुकता नहीं है। इस प्रकार की सॉइल में हम क्या कहते हैं कि पानी आपने डाला तो पानी यहीं रुक जाता है, पानी ट्रैप हो जाता है, और आप देखते हैं कि इस प्रकार की जो सॉइल है वो कैसे हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, तो वो इसी प्रकार की सॉइल से बनते हैं, जो बहुत कैसी होती है, स्टिकी होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा कि जैसे नॉर्मली आप किसी खेत में हल लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो मेंटेन होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम भी यहाँ पर नहीं चाहिए होती है। तो दोनों केसेस में हमने कहा कि दोनों केस यहाँ पे जो है वो बेनिफिशियल नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें कुछ ह्यूमस ऐड कर दिया जाए, या इसमें भी कुछ ह्यूमस ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगी, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा सा क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो ये तो ह्यूमस का है कि सॉइल में जो ह्यूमस होती है उसके क्या बेनिफिट्स यहाँ पर आते हैं। तो आपने कहा कि आप सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहला तो क्या है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होगा। दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पर जो गैस एक्सचेंज है वो आसानी से होगा। तीसरा आपने कहा आप आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बीजों को बो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि टाइट जो सॉइल है उसमें आप बीजों को बो लेंगे, आपने कहा आसानी से यहाँ पर आप बीजों को बो सकते हैं। अब बीज बोने के बाद क्या होगा, जब आपने क्या किया है, किसी सॉइल में आपने बीज को बोया है, ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है पूरी, इस सॉइल को लूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने कहा यहाँ पर हल लगाया गया है और यहाँ पे सॉइल को लूज किया गया है। फिर आपने क्या किया है, यहाँ पे सीड को, बीज को बोया आपने। बीज में जो अंकुरण होगा, जो जर्मिनेशन होगा वो इजीली हो पाता है। अब एक्चुअली में सीड क्या है, आपने कहा अगर एक डाइकॉट को आप देखेंगे तो ये सीड है, इस प्रकार से ये सीड है।
जैसे आपने मटर का दाना देखा होगा, तो मटर का दाना कुछ इस प्रकार का होता है। इस सीड में जब जर्मिनेशन होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। इस प्रकार से होता है। ये जो बीच में आती है, ये जो बीच में आती है इसे हमने क्या बोला है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा है। यहाँ से होता है शूट। शूट का मतलब क्या समझे, यहाँ पे मिट्टी से ऊपर जो भाग होता है प्लांट का उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। शूट एपेक्स कौन सा होता है, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, लेकिन मिट्टी से ऊपर का जो भाग है वो प्लांट का क्या कहलाता है, शूट एपेक्स, शूट सिस्टम कहलाता है। और ये क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। अब हमने कहा अगर मिट्टी लूज रहेगी तभी यहाँ पर जो शूट है वो मिट्टी से बाहर आ पाएगा, और तभी जो रूट है वो अंदर नीचे को जा पाएगी, ठीक है। तो हमने कहा ये सेम हम यहाँ बना देते हैं, इसमें जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन कुछ इस प्रकार से हुआ है, प्रकार से, ठीक है। तो मिट्टी लूज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जर्मिनेशन या अंकुरण इजी हो जाए, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो सॉइल है सॉइल को लूज करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर केस है कि आपसे ये पूछा जाए कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, फिर आप उसमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता है, हल या कुदाल के द्वारा जो मिट्टी है उसे हम यहाँ पे लूज करते हैं। ये बहुत रेयर केस है आपसे ऐसा पूछा जाए, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिट्टी को लूज किया गया है या फिर खेतों में हल यहाँ पे लगाया गया है, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं या क्या रीजन है कि खेतों में हल लगाया जाता है बुआई से पहले, बीजों को बोने से पहले हम खेतों में हल क्यों लगाते हैं। तो ये आपके क्या आते हैं, कुछ इसके आंसर आते हैं। चलिए, अब मिट्टी को आपने तैयार कर लिया है, तो इसमें कुछ आपके पास कृषि यंत्र के बारे में हमने पढ़ा था, क्या क्या यूज होते हैं। हमने कहा सबसे पहले हल होता है। अब हल के बारे में सबको पता है, तो आपको करना क्या है, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। हल का डायग्राम आप बनाएंगे, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। किस पार्ट को क्या कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आपको बुक में दिया गया है आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लेबलिंग करेंगे। नेक्स्ट हमने कुदाल के बारे में बात की कि कुदाल का फंक्शन भी वही होता है जो हल्का होता है, लेकिन कुदाल क्या है, अगर आप अपनी क्यारी में काम कर रहे हैं तो कुदाल उसके लिए ज़्यादा ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़े बड़े खेत यहाँ पे बोने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर या खेतिहर जिसे कहते हैं। अब आपने कहा एडवांस टेक्निक आई है, तो एडवांस जो यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं, जो कृषि यंत्र हैं वो भी एडवांस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब कल्टीवेटर का काम क्या होगा, जो यहाँ पे काम हल्का था वही काम कल्टीवेटर का होगा। आगे बात करते हैं बुआई की, कि खेतों में जो बीजों की बुआई है वो किस प्रकार से करते हैं, वो आप समझते हैं। हमने क्या किया है, मिट्टी के अंदर बीजों को डाला है, लेकिन बीजों को बोने से पहले बीजों की गुणवत्ता की जांच हम यहाँ पर करते हैं। जैसे पानी में हमने बीजों को डाला है, अब हमने कहा जो अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे वो नीचे सेटल हो जाते हैं बॉटम में, और जो हल्के होते हैं वो सरफेस में रह जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है पारंपरिक उपकरण क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर दी है। सीड ड्रिल क्या होता है, बीजों को बोने के लिए जो नई टेक्निक है उसे हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बात की है, हमने कहा सीड ड्रिल क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में यहाँ पे क्या करेगा, बुआई करेगा, और जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंस इक्वल होगा सभी सीड्स के बीच में। तो हमने क्या कहा था, सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इट एंश्योर that seed are sown uniformly at a particular depth and are covered by soil after sowing। यहाँ पर क्या होता है, बीजों को एक बराबर सीक्वेंस में बोना, बराबर दूरी पर बोना, बराबर जो डेप्थ होती है, ठीक है, तो बराबर जो इक्वल जो डेप्थ होती है, इक्वल डेप्थ में बोना, और उसके बाद जो बीजों को यहाँ पे ढक देना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर कौन करेगा, सीड ड्रिल जब होता है तो वो किया जाता है, ठीक है। हमने कहा अगर हम हाथों से बीजों को बोते हैं तो उसमें क्या होगा, आप यूनिफॉर्म जो जो भी चीजें हैं, चाहे आप बीजों को कितनी डेप्थ में बो रहे हैं, चाहे बीजों के बीच में कितना डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, उन सभी चीजों में आपने कहा कि आप एक समानता नहीं देख सकते हैं। जैसे हमने क्या दिया था एग्जाम्पल, कि यहाँ पे सीड ड्रिलिंग की गई है, ठीक है, तो इक्वल आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस है, जो दो सीड्स के बीच की जो दूरी है वो भी सेम है, समान है, एक जितनी ही दूरी होगी हर सीड के बीच में, और बीजों को कितनी गहराई में बोया गया है, सभी बराबर और समान ही गहराई पे बोए जाएंगे। दूसरे में हमने कहा कि यहाँ पर हमने कहा कि ऐसा नहीं कि सभी क्या है यूनिफॉर्म तरीके से यहाँ पर बोए गए हैं, तो एक बेसिक सा क्या आता है, डिफरेंस आता है यहाँ पर।
अब खाद और उर्वरक क्या होते हैं? तो खाद और उर्वरक के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, एक डिफरेंस हमने देखा था। एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए इस डिफरेंस को कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे मैन्योर के, और इसी के साथ आपको होमवर्क में दिया गया था कि आपको फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस देखने हैं। अब इरिगेशन के कुछ मेथड्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें पारंपरिक भी आते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड भी आते हैं, और जो एडवांस टेक्निक है वो भी आते हैं। इसी के साथ हमने वीड्स के बारे में पढ़ी थी कि जो अनवांटेड जो घास होती है, जो ग्रास होती है, उसे हम वीड कहते हैं, जो कि निकालनी जरूरी होती है। और क्या क्या तरीके होते हैं इसे रिमूव करने के, जिसमें हमने वीडीसाइड्स और हर्बिसाइड्स के बारे में बात की थी, ठीक है। आते हैं हार्वेस्टिंग पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हार्वेस्टिंग की बात चल रही थी। अब क्या हो गया है, जो फसल है वो पक गई है, अब फसल की क्या होगी, कटाई होगी यहाँ पर। तो हार्वेस्टिंग में हमने क्या कहा था, फसल कटाई में क्या चीज हमने पढ़ी थी, हमने कहा था फसल काटने के लिए अनाज और दाल की कटाई होती है, आमतौर पर दरांती या रीपर का उपयोग करते हुए। मशीनीकरण वाले छोटे खेतों में कटाई मौसम की सबसे अधिक श्रम गहन गतिविधि है। बड़े खेतों में कटाई महंगी और परिष्कृत कृषि मशीनरी का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए कंबाइन हार्वेस्टर। प्रक्रिया स्वचालन ने बोने और कटाई की प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि की है। कटाई शब्द में सफाई, छटाई और ठंडा करने सहित तत्काल संचालन शामिल हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहला जो हम यहाँ पे फसल की कटाई करते हैं, तो सबसे पहला आता है थ्रेशिंग। क्या होता है थ्रेशिंग, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमें पता है, ऐसा नहीं है कि नई कुछ हमारे लिए है, बट आपको क्या करना है, जो भी आपके टॉपिक होते हैं उन्हें किस वर्ड्स में किस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए आपको ये चीजें एक बार क्या करनी है, पढ़नी है और रिवाइज करनी है। थ्रेशिंग में आप क्या लिखेंगे, इट इज द स्टेप इन ग्रेन प्रिपरेशन आफ्टर रिपनिंग इज डन। Thrashing does not remove bran from grain. Thrashing is done by beating the grain using a flail on the threshing floor. Another method of thrashing is to make donkeys walk in circle on the grains on a hard surface. A modern version of this is to spread the grain on the surface of a country road so that the grain is thrashed by the wheels of vehicles. थ्रेशिंग क्या होता है आपने कहा, ये कटाई के बाद अनाज तैयार करने का चरण है, ठीक है। थ्रेशिंग करने से अनाज से चोकर नहीं निकलता है। थ्रेशिंग का मतलब सिंपल सा हुआ कि पेड़ से बीज को या पौधे से बीज को क्या करना, अलग करना, ठीक है। जैसे हमने कहा कि आपने धान के पौधे हैं, धान के पौधे से बीज को अलग करने की प्रक्रिया क्या होगी, थ्रेशिंग होगी, ठीक है। थ्रेशिंग फ्लोर पर फली का उपयोग करके अनाज को पीट कर थ्रेशिंग की जाती है, ठीक है। दामने का एक अन्य तरीका यह है कि गधों को सख्त सतह पर अनाज पर हल्के से घुमाए जाते हैं। जैसे कि बहुत पुराने टाइम में क्या होता था कि जो फसल की कटाई करके जो वहाँ पे जो भी प्लांट्स है या जो फसल है उसे से अपने एक सतह पर, कठोर सतह पर रखा गया, उसके ऊपर बैल या गधों को चलाया जाता था, एक सर्कल में चलाया जाता था। इससे क्या होगा, उनके पैरों से वो जो बीज थे वो पौधे से अलग यहाँ पर हो जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा इसका एक आधुनिक संस्करण अनाज को किसी देश की सड़क की सतह पर फैलाना है ताकि वाहनों के पहिए द्वारा अनाज कूटा जा सके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थ्रेशिंग कुछ इस प्रकार से कराई जाती है, इसमें क्या देख रहे हैं कि जो अनाज है, अनाज को पौधे से अलग यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। थ्रेशिंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आएगा वो आता है विनोइंग। विनोइंग हम सभी के घरों में की जाती है, हम सभी की जो मदर हैं, या आपने भी किया होगा, या आपके घर में आपके फादर हैं या आपके ग्रैंड मदर हैं, कोई भी जो है वो इस प्रकार की क्रियाएं करता है जब फसल की कटाई होती है। इसमें आपको क्या देखते हैं, एक किसी चीज में जो अनाज है उसे भरा जाता है और टॉप से उसे क्या कर दिया जाता है, उड़ाया जाता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अनाज है, क्योंकि अनाज में क्या होंगे, बीज है, बीज कैसे होंगे, आपने कहा भारी होंगे, क्योंकि वो भारी होते हैं तो वो सीधे नीचे गिर जाते हैं। अब अनाज में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि घास हो गई है, ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे धूल के कण हो गए हैं, वो क्या होते हैं, वो वेस्ट है वहां पर, या फिर वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं
और क्योंकि टॉप से आप क्या कर रहे हैं, उसे नीचे की ओर गिरा रहे हैं, तो ये हल्के होने के कारण इस प्रकार से उड़ जाते हैं और जो अनाज होता है, अनाज से जो इम्प्योरिटीज है वो दूर यहाँ पर हो जाती हैं। ये पारंपरिक तरीका है यहाँ पे। अब आप देखते हैं घरों में क्या क्या है, जैसे आपने टेबल फैन देखे होंगे, तो टेबल फैन को लगाया जाता है, ऊपर से अनाज डाला जाता है कि जिससे क्या हो, जो हवा है वो इजिली वो जो वहाँ पे इम्प्योरिटीज है उसे दूर कर दिया जाए। अब हमने कहा क्यों वहाँ पे टेबल फैन का यूज क्यों कर रहे हैं, हम नॉर्मली भी तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी हवा नहीं चलती है तो वेट करना पड़ता है हवा चले, ताकि यहाँ पे जो विनोइंग है उसे किया जा सके। तो कैसे लिखेंगे विनोइंग को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपने कहा इट कैन बी यूज टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम ग्रेन, इसका उपयोग हम अनाज से कीड़ों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ कीड़े नहीं होंगे, घास के कण हो सकते हैं, मिट्टी के कण हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, कुछ भी जो इम्प्योरिटीज है, ठीक है। विनोइंग फॉलोज अ थ्रैशिंग इन ग्रेन्स प्रिपरेशन, आपने कहा अनाज की तैयारी में थ्रैशिंग के बाद हम विनोइंग यहाँ पर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ थ्रोइंग द mixture into the air so the wind blow away the lighter chaff. On the other hand, the heavier grains fall back down for a recovery. Techniques including using a winnowing fan and using a tools, a piles or a harvested grain. आपने कहा कि इसमें क्या हम करते क्या है, मिश्रण को, मिश्रण का मतलब होता है कि जो हमारा अनाज है उसमें कुछ घास होगी, उसमें कुछ धूल के कण होंगे या हो सकते हैं कुछ कीट होंगे वहां पर, उस मिक्सचर को हम हवा में फेंकते हैं। हवा में कैसे फेंकेंगे, जैसे इमेज में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, जिससे हवा हल्की भूसी को उड़ा लेती है। अब भूसी का मतलब है कि हर वो चीज जो इम्प्योरिटीज है उससे उड़ा ले जाते हैं, दूसरी ओर भारी अनाज पुनः प्राप्त करने के लिए नीचे गिर जाते हैं। तकनीकों में से एक फटकने वाले पंखे का उपयोग करना और एक उपकरण का उपयोग करके कटे हुए अनाज का ढेर शामिल है। अब यहाँ पर देखिए इमेज में आपको क्या बोला गया है, ये जो बीज है वो नीचे गिर रहे हैं, ये जो हस्क है वो अलग यहाँ पर हो गई है, ठीक है, और आपके पास पूरे जो आपका जो अनाज है वो आ गया है। विनोइंग हम सभी करते हैं, हम सभी को पता है कि विनोइंग क्यों की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, लेकिन आप अपने शब्दों में कैसे बताएंगे उसे एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। अब जरूरी नहीं है आपको एज इट इज लिखना है, लेकिन आप क्या करेंगे, एक आइडिया लेंगे कि कैसे अपने वर्ड्स को आप फ्रेम करेंगे और विनोइंग की प्रोसेस को यहाँ पर बताएंगे। चलिए, विनोइंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है वो यहाँ पर है स्टोरेज का। हाउ आर ग्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब ये सेम चीज हम अपने घरों में करते हैं, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने सेम बात यहाँ पर की थी कि ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया है, जब आपने यहाँ पे हार्वेस्टिंग की है यानी अपनी फसल की कटाई की है, आपको अनाज मिला है, तो हम उस अनाज को बहुत जल्दी वहां पर क्या कर ले, यूज कर ले, क्योंकि हमें पूरे साल भर वो चलाना होता है, क्योंकि हमने क्या कहा है सीजन वाइज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फसल है उसे उगाते हैं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा स्टोरेज, क्योंकि अगर आप किसी चीज को ऐसे ही रखते हैं तो पेस्ट हो सकते हैं, और पेस्ट नहीं भी होंगे तो बैक्टीरिया और फंगस तो होती है, अनाज के लिए तो पेस्ट भी यहाँ पर होते हैं। तो क्या तरीके होते हैं उसके, आपने कहा उसके भी पारंपरिक तरीके भी होते हैं, एडवांस मेथड भी आते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि वो जो गोलियां होती हैं, गोलियों को रखा जाता है वहां पर अनाज में, ठीक है। अगर हम पारंपरिक जो कृषि है उसकी बात करें जो अभी भी हमारे घरों में यूज की जाती है, तो हमने कहा अखरोट के पत्ते यूज होते हैं, नीम के पत्ते यूज होते हैं। इसके अलावा जो दालें होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऑयल को लगाते हैं हाथों में, और अपने हाथों से क्या करते हैं, दाल को पूरा ऑयलिंग वहां पर कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम अनाज की बात करें तो एक कंटेनर में हमने अनाज भरा, ठीक है, उसके ऊपर हम अखरोट के पत्ते या नीम के पत्ते रख देते हैं, जिससे कि कोई भी जो कीट है वो यहाँ पे डेवलप ना हो सके, ठीक है। पढ़ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर स्टोरेज में होता है। आपने कहा ग्रेन्स यानी कि सीड are dried in sun to reduce their moisture।
अच्छा, इससे पहले आपने कहा स्टोरेज से पहले क्या होता है, आपने जब यहाँ पे कटाई कर ली, आपने मंडाई कर ली है, उसके बाद बीजों को बहुत अच्छे से सुखाया जाता है। आपने घरों में देखा होगा कि आपने क्या कर लिया, फसल की कटाई के बाद आपने थ्रेशिंग की, आपने विनोइंग की है, ठीक है, इसे हम मंडाई कहते हैं। अब जब आपके पास फाइनली आपका अनाज प्योर फॉर्म में आ गया है, तो ऐसा नहीं कि उसी टाइम हम उसे रख देंगे। आप देखते हैं कि 2 से 3 दिन हम अच्छे से अच्छी धूप में क्या करते हैं, उसे सुखाते हैं, जिससे कि अगर सीड में कोई भी मॉइस्चर है तो वो वहां पर ना रहे। अगर मॉइस्चर रहेगा तो आपने वहां पे का सबसे पहले तो फंगस वहां पे क्रिएट होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होंगे, ठीक है, और जिससे फसल जो है वो खराब हो जाती है। तो सबसे पहले यही बोला गया है कि इन्हें क्या अच्छे से ड्राई किया जाता है। एट स्मॉल स्केल ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग्स और मेटली बिन। आपने कहा कि अगर छोटा अमाउंट है तो आप इसे जूट के बैग में रख सकते हैं, या जो मेटल के जो बॉक्स आते हैं उनमें रख सकते हैं, जिसे आपने देखा होंगे घरों में ड्रम होते हैं, मेटल के बने होते हैं, ठीक है। एट लार्ज स्केल दे कैप्ट इन अ स्लॉस एंड ग्रैंडरीज, ठीक है। बड़े स्केल पे क्या करेंगे, आप उन्हें छोटे छोटे कंटेनर में तो नहीं रखेंगे, क्लियर है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड एट होम टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन। तो नीम की जो पत्तियां हैं उनका यूज यहाँ पर किया जाता है। इन बिग गुड वंस केमिकल ट्रीटमेंट आर डन टू प्रोटेक्ट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। अब हमने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े गोदामों में हम केमिकल्स का यूज भी करते हैं। तो अपने का नमी कम करने के लिए अनाज को धूप में सुखाया जाता है। छोटे पैमाने पर अनाज को जूट की थैलियों और धातु के डब्बों में रखा जाता है। बड़े पैमाने पर इन्हें साइलों और अन्य भंडार में रखा जाता है। नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग घरों में अनाज की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बड़े गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज की सुरक्षा के लिए रासायनिक उपचार यहाँ पर किए जाते हैं। इस प्रकार से आपने पारंपरिक और जो आपने कहा कि जो एडवांस जो भी मेथड है वो हमने यहाँ पर देखे हैं। तो इस प्रकार से हमने स्टोरेज को भी यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री जब आप पढ़ते हैं, पशुपालन आप पढ़ते हैं, तो उसमें किस प्रकार से क्या क्या चीजें ध्यान दी जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।